आज की क्लास में देखिए मैथ का प्रैक्टिस बैच चल रहा है जो कि ऑफलाइन है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन कराया जाता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन का जो आपका श्रृंखला चल रही है, ये वीडियो आपका रिकॉर्ड हो रहा है, ये बाद में यूट्यूब पर अगले दिन पड़ता है, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन आज आपका देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि का प्रतिशत, तो साफ साफ दिख रहा है। सीपी और एसपी का क्या दिया है, रेशियो दिया 4:5। तो कितने का लाभ है, 1 का, किस पर, 4 पर। कितना हो गया, 25% हो गया। कितना हो गया, 25%, ठीक है ना। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दूसरे नंबर का क्वेश्चन, एक टैंक में 2 इनलेट ए और बी हैं, यानी कि इनलेट यानी कि पानी भरने वाले, जो इसे क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट सी पूरे टैंक को 30 घंटे में खाली कर सकता है। एक इसमें लगा हुआ है सी जो इसमें से पानी निकालता है, 30 घंटे में खाली कर सकता है। यह खाली टैंक में सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक का पूरा भरने में समय लगेगा। तो देखिए ए बी भरने वाले हैं और सी क्या है, खाली करने वाला है। तो ए कितने समय में भरता है, 5 घंटे में। ए भरता है 5 घंटे में और बी भरता है 6 घंटे में, और सी खाली करता है 30 घंटे में। सी खाली करता है 30 घंटे में। ये दोनों भरने वाले हैं और सी क्या है, खाली करने वाला है। सी जो है वो खाली करने वाला है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना बनेगा, 30। तो कुल कार्य क्या हो गया, 30। इसलिए ए की इफिशिएंसी कितना, 6, बी की इफिशिएंसी कितना, 5, और सी की इफिशिएंसी कितना, -1, यानी कि ये खाली करने वाला है। तो तीनों को एक साथ चलाना है, तो इसलिए ए प्लस बी माइनस सी का इफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी का इफिशिएंसी यानी कि क्षमता कितना हो जाएगा, 6 + 5 - 1 कितना, 10। इसलिए समय क्या लगेगा तीनों को एक साथ चलाने पर भरने में, 30/10 कितना आ गया, 3 घंटे। कितना आ गया, 3 घंटे, ठीक है ना, 3 घंटे। आइए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है 6% की वार्षिक दर से 25,000 की राशि पर 2% का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो 6% की दर से कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। कितने पर, 25,000 पर। तो 6% से 2 वर्ष का, 2 वर्ष का आपका क्या बताना है, CI बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो 6% + 6% + 6 × 6/100, यानी कि 2 साल का समतुल्य दर हम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, समतुल्य दर निकाल लेंगे, ठीक ना। 6% की दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि पर लगाया जाए, या एक ही बार में कितना % पर लगा दिया जाए कि 2 साल में आपका हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 + 6 12 और 0.36, तो गया 12.36%, ठीक ना। चाहे आप 6% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़िए, और चाहे एक ही बार में कितना जोड़ लीजिए, 12.36। तो क्या हो जाएगा ब्याज, टोटल मूलधन कितना था, 25,000। 25,000 का कितना, 12.36%। कैंसिल कर लीजिए, गुणा कर लेंगे, 3,090 रुपये, ठीक ना, 3,090 रुपये गुणा हो जाएगा ना। आगे चले,
आपसे कह रहा है 4 नंबर का क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या भाज्य प्राकृतिक संख्या का मासापा एचसीएफ ज्ञात करना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, कितना होगा चंदन? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। ठीक ना। तो हमें इसका क्या चाहिए? मासा चाहिए। हमें इसका क्या चाहिए? मासा, यानी कि एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ चाहिए। कितना हो जाएगा? 2 और 4 का मासा 2 हो जाएगा। ठीक ना। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2। इसमें जो आपका जरूरी है वो देखना है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य प्राकृतिक संख्या, तो 2 और 4 का मासा। आगे चलते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन देखें। कहाँ पर? अरे इतना क्वेश्चन करा रहे हैं तो लगेगा ही ना कि आपका रिपीट हो रहा है। 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो और रिपीट नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक ना। हो सकता है सेट रिपीट हो गया हो, ये भी हो सकता है। ठीक है ना चंदन, हो सकता है सेट रिपीट हो गया हो, कल से नए सेट रहेंगे। देखिए अगला, देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है वो आपका है सिंप्लीफिकेशन का, तो इसको आप कर लेंगे। ठीक ना, इसको कर लेंगे। आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। ये हो जाएगा सबका। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या युग्म सह अभाज्य संख्या है? सह अभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर। सह अभाज्य पता है सबको, क्या होगा सह अभाज्य? सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्याओं का जोड़ा या पेयर युग्म जिसका मासा क्या हो? 1 हो। सह अभाज्य संख्याएं 2 पेयर में आएंगी, 2 होंगी, 3 भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसे आपका युग्म होगा कि जिसमें क्या होगा? उसका एचसीएफ 1 होगा। मासा कितना होगा? 1 होगा। तो देखिए हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। ऑप्शन में क्या है? 39, 65, इसका मासा कितना होगा? 13। 14 नंबर, सॉरी बी ऑप्शन 14, 21, इसका मासा कितना होगा? 7। फिर सी ऑप्शन 6 और 35, 6, 35 का मासा 1 और 9 और 12, 9, 12 का एचसीएफ 3। इसलिए आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा सी। कितना? 6 और 35। 6 और 35 जो युग्म है वो आपका होगा सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो। पेयर में ही आएंगी, ऐसा कोई आपका नंबर नहीं होगा कि एक ही नंबर हो उसको कहे सह अभाज्य। ठीक ना, हमेशा क्या आएंगी? पेयर में आएंगी। और जो 2 संख्याएं, हो सकता है 3 का भी जोड़ा दे, तो 2 या 3 का या 4 का जो भी जोड़ा देगा उनका एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, मासा 1 होना चाहिए। ठीक है ना। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए। √2 माइनस √3 1 डॉट डॉट है। √2 माइनस √3 1 डॉट डॉट है। आगे लिखा अपरिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो √2 माइनस √3 अपरिमेय संख्या है। √2 माइनस √3 कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। √2 माइनस √3 कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएंगी। वैसे भी रूट के अंदर जो भी संख्या होगी जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है या जिसका घनमूल नहीं निकाला जा सकता है वो क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो ये आपका 2, ये भी √2 भी अपरिमेय है, √3 भी अपरिमेय है। तो √2 माइनस √3 लिखा, इसलिए पूरी संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है ना, अपरिमेय संख्या। जैसे एक मशहूर आपका एग्जाम्पल है पाई और 22/7।
तो 22/7 जो है क्या है, परमीय है, और पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। जबकि पाई का मान होता है 22/7, लेकिन 22/7 पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है। परिमेय संख्या हो जाएगी 22/7 और पाई हो जाएगी अपरिमेय। अगले क्वेश्चन पर चलिए। आपका लिखा है x+3 का क्यूब के विस्तार में x का गुणांक कितना होगा। x+3 की पावर कितना है, 3 है। कह रहा है कि x+3 की पावर 3 में आपको क्या बताना है, x का गुणांक बताना है, कोफिशिएंट बताना है। x का क्या बताना है, कोफिशिएंट, यानी कि इसका विस्तार करेंगे तो x के साथ किस संख्या का गुणा होगा। कर लीजिए इसका इस क्यूब, तो क्या होगा, a+b का होल क्यूब, a क्यूब, x का क्यूब प्लस 27 प्लस 3ab, यानी कि 3 इंटू एक्स इंटू 3 और a+b, ठीक ना। कितना हो गया ये, x क्यूब प्लस 27 प्लस ये कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर और प्लस 3 त्रिका 9 त्रिक 27x। हमें क्या चाहिए, x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट यानी कि गुणांक क्या है, 27 है। कितना है, 27 है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। 9 नंबर क्या लिखा है, क्यूब रूट 14 का परमीयकारी गुणनखंड बताना है आपको, परमीयकारी गुणनखंड। तो आपसे कह रहा है कि क्यूब रूट 40 का परमीयकारी गुणनखंड। तो पहले इसका कर लीजिए, कितना बनेगा, क्यूब रूट 8 गुणे 5, तो 8 में से 2 बाहर आ जाएगा, हो गया 2 और क्यूब रूट 5। अब इसको परमीय होने के लिए इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा, एक क्यूब रूट से और एक क्यूब रूट से, और ठीक ना, क्यूब रूट 5, एक क्यूब रूट 5 से और दूसरे क्यूब रूट 5 से, ठीक ना। तो परमीयकारी गुणनखंड क्या हो जाएंगे, क्यूब रूट 5 इंटू क्यूब रूट 5, कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, 5 की पावर 2/3, 5 की पावर 2/3, 1/3 है, 1/3 है 5 की पावर, इसलिए 5 की पावर 2/3। तो आपका इसका परमीयकारी गुणनखंड क्या होगा, 5 की पावर 2/3, ठीक है। आगे चलो, दो हट गया ना, 2 तो परमेय में चला गया ना। अब इसमें देखिए और डिफाइन कर देते, देखिए जब इसमें इससे इससे और इससे गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, और 2 गुणे 5 जब हो जाएगा तो ये कितना हो गया, 10। तो ये कैसा हो गया, परमेय संख्या हुआ कि नहीं। आपसे कह रहा है कि इसमें किससे गुणा करेंगे कि ये संख्या जो लिखी है ये अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको परमीय करना है, यानी कि किससे गुणा कर देंगे कि ये क्या हो जाएगा, परमीय हो जाएगा। किससे गुणा कर देंगे कि क्या हो जाएगा, परमीय हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चले, ठीक है। आंसर नहीं दिख रहा है, बड़ा कर दीजिए ना, थोड़ा नीचे कर दीजिए। चलिए ठीक है, बाद में देख लेंगे आंसर। पूरा क्वेश्चन दिख रहा है ना, ठीक। अभी क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आंसर दिखा देंगे, रहने दीजिए, बड़ा मत करिए। देखें, 2 बॉक्सों ए और बी में किसी वस्तु के क्रमशः 85 और 68 नग रखे जा सकते हैं। हालांकि इन वस्तुओं को पहले एक समान आकार के छोटे पैकेटों में पैक किया जाना है जो बॉक्स में फिट हो सकें। इनमें से प्रत्येक पैकेट में अधिकतम कितने नग रखे जाने चाहिए ताकि दोनों
बॉक्स ए और बी पूरी तरह भर जाएं, तो 85 और 65 का क्या ले लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। ठीक ना, अधिकतम रखना है तो क्या ले लेंगे, 85 और 65 का एचसीएफ। 85 और 65 का एचसीएफ 68 है, 85 और 68 सॉरी 85 और 68 का एचसीएफ। 85 68 का एचसीएफ कितना, 17। 85 और 68 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक ना, आगे चलें। यानी कि एक में कितना रखेंगे, 17 रखेंगे। नेक्स्ट चलिए, एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 20% की छूट देता है। उसे प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। उसे प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। तो 40% अधिक अंकित किया, 20% का छूट दे दिया। तो 100 रुपये था, कितना अंकित कर दिया, 140 अंकित कर दिया। कितना अंकित कर दिया, 140 अंकित कर दिया। ठीक ना, और इस पर क्या दे दिया, 10% सॉरी 20% का डिस्काउंट। तो कितना हो जाएगा ये 20% का डिस्काउंट, 80/100 या 4/5, 4/5। तो कितना बनेगा, 112। ठीक ना, 112। इसका मतलब क्या हुआ, 12% का लाभ है। जो वस्तु 100 रुपये में खरीदी गई है उसे 112 में बेचा जा रहा है। ठीक ना, 140 लिखा है और फिर डिस्काउंट दे दिया है कितने का, 20% का। तो वह वस्तु बिकी कितने में, 112 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। ये जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, रेलवे में आए हुए हैं। ठीक है ना, तो आपका अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है एक वृत्त के क्षेत्रफल और एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए जहां वृत्त का व्यास समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। जहां वृत्त का व्यास समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। तो देखिए भाई, वृत्त है और क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो किसका अनुपात चाहिए, क्षेत्रफल का। तो वृत्त का क्या होगा, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr²। ठीक ना, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a²। ठीक ना, आगे आपसे क्या दे रखा है, कह रहा है कि वृत्त का व्यास यानी कि 2r, या जिसको क्या कहेंगे d अपान क्या दिया है, भुजा। वृत्त का व्यास और समबाहु त्रिभुज की भुजा ना, वृत्त का व्यास और समबाहु त्रिभुज की भुजा, ये हो गया। ठीक ना, तो आपका अगर हम कहें r अनुपात a क्या बनेगा, आप कहेंगे कि 1:2 बनेगा। यही तो होगा, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है। d बराबर क्या है, a है। d बराबर क्या है, a है। तो r अनुपात a क्या बन जाएगा, 1:2 बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए, तो r अनुपात a, तो यहाँ रख दीजिए π√3/4 और r अपान a का होल स्क्वायर, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर कर लीजिए। पाई हो गया, बटे √3 हो गया, गुणे में 1/4, और अच्छा बटे यहाँ 4 भी, इस 4 से 4 कैंसिल, इसलिए आपका बनेगा π/√3, π/√3। ये जो यहाँ पर बटे 4 है ये ऊपर जाके गुणा होगा, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाइए, अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखें, ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं
फिर एक और छोड़ देता है। बी शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? तो देखिए भाई, ए कितने दिन में करता है? 20 दिन में। और बी कितने दिन में करता है? 24 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 24 का 120, 120, ठीक ना। तो ये कितना यूनिट? 6, और ये कितना? 5। ए बी कितने दिन साथ में कार्य किए हैं? ए बी कितने दिन के हैं साथ में? 10 दिन। तो 10 दिन का कार्य निकाल लीजिए इनका। 10 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 6 5 11, 11 गुणे 10 कितना हो गया? 110। इसके बाद बी ए छोड़ दिया, अब कार्य करेगा बी। तो शेष कार्य कितना रह गया? शेष कार्य की बात आप करेंगे तो शेष कार्य हो जाएगा 120 माइनस 110, यानी कि 10। और इसको किससे कराना है? बी से। इसलिए बी का या शेष कार्य का समय, शेष कार्य का समय कितना हो जाएगा? 10/5। बी की इफिशियंसी, क्योंकि कौन कर रहा है कार्य को? बी द्वारा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा बताइए चंदन? 2 दिन हो जाएगा, ठीक है ना, 2 दिन। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 14। 13 हो गया ना, 14 आ जाइए। यदि किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचे जाने के बजाय 5% लाभ पर बेचा जाता है तो व्यक्ति को 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य है। तो 5% लाभ से 5% के हानि के बीच का डिफरेंस कितना है? 10% है। 5% की हानि से 5% की हानि से 5% के लाभ के बीच का डिफरेंस कितना है? 10% है। 10% का अंतर होने पर कितने का अंतर आ जाता है? 5 रुपये का। इसलिए 100% पर क्या हो जाएगा? 50 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 रुपये। सीपी क्या होगा? 100% होगा। सीपी क्या होगा? 100% होगा, ठीक है ना। 50 रुपीज हो जाएगा। आगे चलें। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर पर चले। 15 लिखा है, यदि 24 और 144 का मासापा एचसीएफ 10p+4 है तो p का मान, तो p का मान 24 और कितने का? 144 का। 24 और 144 का जो मासा है, मासापा है, वो कितना है बताइए? कितना है? 10p+4 है। 10p+4 है। इसका मासा निकाल लीजिए, कितना आएगा? 24 आएगा। इसका मासा आएगा 24। इसका एचसीएफ जो आएगा कितना आएगा? 24 आएगा। एचसीएफ आएगा 24। तो 24 बराबर हो गया 10p+4। इसलिए 10p बराबर हो जाएगा 20। इसलिए p बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। p बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 हो जाएगा। आगे चलें। हाँ, चलिए, तो 15 आपका हो गया। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए। पहली बार आभास संख्या, पहली सॉरी लिखा है पहली 12 आभास संख्याओं का माध्य ज्ञात करिए। पहली 12 लिखा है, पहली 12 अभाज्य संख्याओं का माध्य।
ठीक ना, पहली 12 अभाज्य संख्याओं का माध्य। तो पहली 12 अभाज्य संख्याएं, पहली 12 अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? पहली 12 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? पहली 12 अभाज्य संख्याएं 2 होगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, कितना हुआ? 3, 3, 6, 3 त्रिका 9, 3 और चाहिए, 29, 31, 37। ठीक ना, ये 12 अभाज्य संख्याएं हैं। इनका हमें क्या चाहिए? औसत या माध्य। इन संख्याओं का क्या चाहिए? माध्य या औसत कहिए। तो क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 31 + 37 बटे क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। जोड़ लीजिए, कितना बनेगा जोड़ने पर? हम ही जोड़ें? $197, 197 यही आ रहा सबका? 197 सबका आ रहा ना? 197 197 बटे 12। ठीक ना, 12 एकम 12, बचा कितना? 7, 77 हो गया, 12 छक 72, ठीक, 5 बचा 50, 12 चौक 48, फिर बचा 2, तो एक बार ना आपका बनेगा 16.41। क्या? सम विषम ज्ञात करने का? सम विषम संख्या कौन सी? कोई संख्या दी है सम है कि वो, सॉरी, अभाज्य, अभाज्य की बात कर रहे हैं। कोई संख्या अभाज्य है कि नहीं है, ये कैसे पता करेंगे, ये पूछ रहे हैं, यही ना? तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक संख्या क्या लिखा था? 37। क्या लिखा था? 37। हमें नहीं पता है कि 37 अभाज्य संख्या है कि नहीं है। इसके बाद जो वर्ग संख्या पड़ेगी वो क्या पड़ेगी? 49। 49 का क्या ले लेंगे? वर्गमूल। 49 का क्या ले लेंगे? वर्गमूल। कितना आएगा? 7। अब 7 से 7 से छोटी, 7 से छोटी जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, अगर उससे 37 कट जाएगा तो अभाज्य नहीं है, अगर नहीं कटा तो अभाज्य है। तो 7 से छोटी कौन कौन सी होंगी? 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा। 2 से कट रहा 37, नहीं कट रहा। 3 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, इसलिए क्या है? ये अभाज्य संख्या है। तो कोई भी अभाज्य संख्या पता करने के लिए क्या करेंगे? जो भी संख्या दी गई है उसके बाद की पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे, उसका वर्गमूल निकालेंगे और उससे छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उससे डिवाइड करके पता कर लेंगे। आगे चलें, ठीक है ना? नेक्स्ट आ जाइए, 17 नंबर। यदि x + 1/x बराबर 6 है तो x² + 1/x² का मान, तो क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। x + 1/x बराबर क्या है? 6 है। x² + 1/x बराबर क्या है? x² + 1/x² बराबर है 6। सॉरी, x + 1/x बराबर दिया ना? x + 1/x बराबर दिया है। हाँ, x + 1/x बराबर दिया है 6, और हमें डिफाइन करना है, निकालना है x² + 1/x²। ये फाइंड करना है, निकालना है इसको। इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा x² + 1/x² और +2 बराबर 36, तो हो गया x² + 1/x² बराबर 36 - 2, कितना? 34।
ठीक ना। कुछ लोग इसका शॉर्टकट याद रखते हैं, कोई मतलब नहीं है, जैसे वो याद करते हैं एक्स प्लस वन अपान एक्स बराबर ए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस 2। ठीक ना। चलिए, अगर आपसे ऐसे दिया और आपसे पूछ ले एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब, इसका आपका होगा ए क्यूब माइनस 3, ए क्यूब माइनस 3 है, कोई मतलब नहीं है, आप स्क्वायर या उसको क्यूब करके निकाल लेंगे। ठीक है ना, दिमाग पर ज़्यादा लोड नहीं देना। आगे चलिए, 18, 20 वर्ष पहले एक पति और उनकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। अब उनके परिवार जिसमें पति पत्नी और उनका पुत्र शामिल है की औसत आयु 34 वर्ष है। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कितना आएगा? 16 वर्ष। चलिए देखिए, हमें तो कराना ही पड़ेगा, आप लोग लगा ही लिए हैं। देखिए, आपको दिया है 20 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु, तो 20 वर्ष पहले औसत आयु कितना? 34, कितना था? 23 वर्ष था, सॉरी 23 वर्ष। हाँ, ब्लर हो गया था। चलिए, औसत आयु क्या है? 23 वर्ष। ठीक ना, औसत आयु क्या है? 23 वर्ष। अगर हम वर्तमान की औसत आयु पता करें, वर्तमान की इन दोनों की, पति पत्नी, यहाँ पर जो दो लोग हैं उनकी आयु, वर्तमान की औसत आयु क्या हो जाएगी? औसत आयु कितनी होगी? 23 प्लस 20, 23 प्लस 20 हो जाएगी, दोनों 20-20 वर्ष बढ़ेंगे, तो नया औसत आयु हो जाएगा 23 प्लस 20। प्रत्येक में 20-20 वर्ष जुड़ेगा ना, दोनों की आयु तो 20-20 वर्ष बढ़ेगी, ऐसा तो है नहीं पति की आयु बढ़ जाएगी पत्नी की उतना ही रहेगी। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा? 23 प्लस 20 कितना हो गया? 43। और वर्तमान में ये दो लोगों का है, वर्तमान में 3 लोगों का दिया है, पति पत्नी और बेटा का वर्तमान में आपको दिया है। कितना दिया है पति पत्नी और बेटा का? हाँ, 34। ठीक ना, तो यहाँ पर चाहे आप घटा के कर लीजिए, चाहे ऐसे आयु, इनका आयु का योग हो जाएगा 43 गुणे 2, आयु का योग वर्तमान में, आयु का योग, और इनका आयु का योग हो जाएगा 34 गुणे 3, इनका 102 और इनका 86। घटा लेंगे दोनों को, कितना आ जाएगा? 16 वर्ष। कितना आ जाएगा? 16 वर्ष। ठीक है ना, आगे चलें? नहीं तो ऐसे ही देखिए, 43 था 34 हो गया, एक शामिल हुआ, 43 था 34 हो गया, तो कितना बढ़ा, सॉरी कितना घटा? 43 से 34 हो गया, 3 इधर और 6 इधर, 6 3 9, 9 घट रहा है। चौतीस वर्ष ही दिया है ना। गलत लाभ साल के 18 आना चाहिए शायद। अच्छा 16, हाँ ठीक है 16। चलिए 16 ही आ रहा। आगे चलें।
अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर। tan 5 इंटू tan 25 इंटू tan 45 इंटू tan 65 इंटू tan 85 इनमें से किसके बराबर है? एक के बराबर है। किसके बराबर है? एक के बराबर है। जब भी ऐसा आपका लिखा रहेगा, देखिए क्या लिखा है, tan 5 प्लस tan 25 प्लस tan 45, सॉरी प्लस नहीं, इंटू tan, अगला क्या लिखा है, 65 इंटू tan 85, ठीक ना। तो इसका 90 हुआ, इसका 90 हुआ और एक बचा। जिसका योग 90 हो रहा है उसका मान हो जाएगा 1। जिसका योग 90 हो रहा है यानी कि tan 5 और tan 65 1 हो जाएगा। tan 25 tan 85 1 हो जाएगा। बच्चा कितना? tan 45। तो आपका हो जाएगा tan 45 इसका आंसर बनेगा। और tan 45 कितना होगा? 1 होगा, ठीक ना। देख ले थोड़ा इसको tan 90 माइनस किससे चेंज कर लेंगे? 25 से। tan 90 माइनस 25 करेंगे तो हो जाएगा काट कितना? 25। तो काट 25 से tan 25 कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे करते हैं। तो इसका जब भी ये सीरीज का ये इस प्रकार का tan का या काट का इंटू वाला फॉर्मेट बनेगा तो कुछ करना नहीं, थोड़ा आप ध्यान रखें। जितना भी टर्म लिखा है आपको गिन लेना है। कितना? 1 2 3 4 5 टर्म है, ठीक ना। 5 टर्म है। 5 टर्म है तो आप समझ जाइए कि इसमें एक टर्म ऐसा है जिसका मान हमें पता होगा। तो किसका मान पता है इसमें? एग्जैक्ट मान tan 45 का। तो tan 45 आंसर होगा। अगर इसमें पदों की संख्या विषम है तो समझिए कोई एक टर्म इसमें आ रहा है जिसकी वैल्यू हमें एग्जैक्ट पता है। और अगर इसका जो टर्म आ रहे हैं वो सम है तो कुछ नहीं सोचना। जैसे 1 2 3 4, ये 45 हटा देता है। 1 2 3 4 टर्म लिखता, 4 या 6 या 8 या 10 ऐसे टर्म लिखे रहेंगे तो उसका आंसर कुछ नहीं सोचना है, क्या लगा देना है? 1 लगा देना है। अगर पदों की संख्या है सम तो आंसर बनेगा 1। अगर पदों की संख्या है विषम तो आप समझिए बीच में कोई एक टर्म आ रहा है जिसका मान हमें पता है। तो हो सकता है कि यहाँ पर tan 45 ने हम लिख कर क्या लिख दे? tan 30 लिख दे, ठीक ना। तो आंसर बनेगा आपका tan 30। आगे चले, चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित को हल कीजिए। ये तो बेहद आसान है। a प्लस बी ए माइनस बी लिखा है। a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिखा है? √2 माइनस √3, √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2। तो क्या हुआ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये लिखा क्या है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना। तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 2 कितना? 1। 3 माइनस 2 कितना बनेगा? 1 बनेगा। आगे चले, ठीक है ना। नेक्स्ट बताइए। अगला आपका लिखा है साइन 3 थीटा बराबर कास थीटा माइनस 6 डिग्री है तो थीटा का मान ज्ञात करें। क्या लिखा है? साइन 3 थीटा बराबर साइन 3 थीटा बराबर कास थीटा माइनस 6, यही है ना। आपका अगर इस प्रकार से लिखा है तो चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर लीजिए। देखिए आपका अगर लिखा है साइन एम इक्वल टू कास एन, तो एम प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। चाहे से याद कर लीजिए, नहीं तो इसको चेंज कर लेंगे 90 माइनस से। क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे 90 माइनस से। देखिए आपका हो जाएगा 3 थीटा प्लस थीटा माइनस 6 बराबर 90, ठीक ना। कितना हो गया? 4 थीटा बराबर 96, इसलिए थीटा बराबर 24।
इसलिए थीटा बराबर कितना बनेगा, 24 बनेगा। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर का लिखा है 14, 14, 15, 17, 16, 17, 17, 22 और 13 माध्यिका ज्ञात करना है। तो आंकड़ों की अगर माध्यिका आपको ज्ञात करना है, कुछ आपको डाटा दिया गया है, उसका माध्यिका ज्ञात करना है, तो पहले डाटा को क्या करेंगे, आर्डर में लगाएंगे। चाहे आप डिसेंडिंग लगा लीजिए, चाहे असेंडिंग लगा लीजिए, चाहे अवरोही क्रम लगा लीजिए, चाहे आरोही क्रम लगा लीजिए, कोई एक क्रम आपको लगाना है, ठीक ना। जरूरी नहीं बढ़ते बढ़ते ही क्रम में लगाना है, घटते क्रम में भी लगा सकते हैं, ठीक ना। तो आपका 14, 14, 15, 17, 16, 17, 17, 22 और 13। तो सबसे पहले क्या आएगा, 13, उसके बाद 14, 14, फिर 15 कितनी बार आया है, 2 बार, 1 बार, 15। फिर आपका इसके बाद आएगा 16, 16 भी 1 बार आया है। फिर आएगा 17, 17 3 बार आया। फिर आपका इसके बाद लास्ट आएगा 22, ठीक ना। तो अब इसमें देखेंगे टर्म कितने हैं, पदों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 टर्म है। कितने हैं, 9 टर्म। तो 9 टर्म है, अगर ये पदों की संख्या विषम है तो माध्यिका क्या बनेगी, n+1/2वां पद, n+1/2वां पद। 9 पद हैं तो आपका हो जाएगा 9 + 1 10, 10/2, यानी कि कौन सा टर्म, 5वां टर्म। यदि पदों की संख्या, यदि पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या यानी कि टर्म जो है वो क्या है, विषम है, तो माध्यिका आपकी बनती है, माध्यिका n+1/2, ठीक ना, n+1/2वां पद, n+1/2वां टर्म कितना बनेगा, 9 + 1/2 कितना, 10/2, यानी कि कौन सा, 5वां टर्म या 5वां पद। तो 1, 2, 3, 4, 5 कितना बनेगा, 16 बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5 कितना बनेगा चंदन, 16 बन जाएगा आंसर, ठीक ना। ये तो हमने विषम के लिए लिख दिया, सम के लिए इधर लिख दें। अगर पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या सम है, इवन है, ये ऑड था, ठीक है ना। पदों की संख्या सम है तो माध्यिका क्या बनेगा, मीडियन क्या बनेगा इसका, माध्यिका बनेगा n/2वां पद, n/2 + 1वां पद का योग बटे 2, यानी कि जैसे 10 टर्म आ गया तो 10/2, 5वां और 6वां। 12 आ गया तो 12 का बटे 2 करेंगे तो 6 और उसके बाद 7, दोनों का योग बटे 2। जैसे 24 टर्म आ गया तो 24 सम पदों, किस पदों की संख्या सम हो गई तो कितना बनेगा, 12वां और 13वां पदों का योग बटे 2 माध्यिका। आगे चले, लेकिन आर्डर में आपको लगाना ही लगाना है, आर्डर में आपको लगाना पड़ेगा संख्या को। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन दिया है चंदन, पहली 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो पहली 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा 11। पहली 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, 11 होगा। पहली 10 सम संख्याओं का, पहली n सम संख्याओं का माध्य या औसत, पहली n सम संख्याओं का माध्य या औसत। तो देखिए पहली n सम संख्याओं का माध्य या औसत, शॉर्टकट याद है तब भी कर लेंगे, नहीं याद है तब भी बता रहे हैं, ठीक ना। पहली n सम संख्याओं का माध्य या औसत क्या होगा, n+1 होगा, ठीक ना। कहाँ से आया है औसत या माध्य, तो पहली n, आपको ये भी याद होगा, पहली n सम संख्याओं का योग,
पहली n सम संख्याओं का योग क्या होगा, n इंटू n प्लस वन, n इंटू n प्लस वन। अब हमें औसत चाहिए या माध्य चाहिए, तो इसमें क्या करते हैं, n से भाग कर देते हैं, n से भाग कर देते हैं तो n कैंसिल हो जाता है, इसलिए आपका बचता है n प्लस वन। ठीक ना, तो हम सीधा आंसर क्या लिख सकते थे, 10 है, 10 सम संख्याएं, पहली 10 शुरुआत की, पहली 10 प्राकृतिक सम संख्याएं शुरू से ही, ऐसा नहीं कि कहीं दूसरी जगह से शुरू हो रहा हो। ठीक ना, उसके लिए दूसरा लगेगा, फिर ये शुरुआत से जैसे 2 से शुरू हो रहा है, 2 4 6 8 10 ऐसे चलना चाहिए, तो उसके लिए ये आपका फॉर्मेट है, n तक जा रहा है, तो आपका हो जाएगा पहली या 10 सम संख्याओं का औसत, का औसत या माध्य, माध्य लिखा है ना, माध्य या औसत जो भी कहिए, कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 कितना 11। ठीक ना, तो ये तो सम का हो गया। विषम का देख लीजिए, प्रथम n विषम संख्याओं का योग या विषम संख्याओं का औसत ही लिखिए, विषम संख्याओं का औसत, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होगा, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होगा। कि अगर आपसे कहे कि प्रथम n 21 विषम संख्याओं का माध्य या औसत, तो आंसर हो जाएगा 21, क्योंकि प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना हो जाएगा n स्क्वायर, क्या होगा n स्क्वायर। ठीक है ना, n स्क्वायर। और कुछ पूछना है चंदन इसके अलावा? चलिए आगे चलते हैं। आपसे कह रहा है एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, संख्या ज्ञात करें, यानी कि 75% बराबर क्या है 60 है। एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, मिटा दें इसे। देखिए आपसे कह रहा है कि एक संख्या स्वयं के 25% से कितना अधिक है, 60 अधिक है। 25% बराबर 1/4, यानी कि संख्या 4 है उससे एक कम, कितना बना 3, 3 बराबर 60, इसलिए 4 बराबर 80। संख्या क्या थी 80 थी। ठीक ना, एक संख्या स्वयं के 25% से 7 अधिक है, तो स्वयं कितना होगी 100%, स्वयं क्या होगी 100%। ऐसे देख लीजिए, नहीं समझ में आया हो तो, स्वयं कितना है 100%, और स्वयं के 25% से, स्वयं के 25% से यानी कि 75 अधिक 75% अधिक होगी ना, 75% बराबर कितना है 60 है। चाहे ऐसे करिए, 100% का मान निकाल लीजिए। आगे चलें, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल में एक किताब की दुकान के लाभ में 25% की वृद्धि हुई और मई में इसमें 20% की कमी आई। अप्रैल के आरंभ की तुलना में मई के अंत में कितना लाभ हुआ? तो पहले 25 बढ़ा है फिर 20 कम हुआ है, पहले 25 बढ़ा है फिर 20 कम हुआ है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, न लाभ होगा ना हानि होगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा समान था। देख लीजिए समझिए, कहाँ 5% का लाभ होगा 100 था, मान लीजिए 100 में बिक रहा था, कितने में बिकने लगा 125 में, फिर 20 कम हो गया, 20% कम हो गया, कौन कम होगा 125, तो कहाँ आ जाएंगे फिर से 100 पर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा समान। इसमें ऑप्शन कैसा लिखा है, समान लिखा है ना, या समान था, यानी कि शुरुआत का, यहाँ का और यहाँ का दोनों क्या हो गया समान हो गया, यानी कि ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, इसका मतलब समान था। ठीक है ना, आगे चलें। लिखा है 27/25
का दशमलव प्रसार डॉट डॉट के बाद शांत हो जाएगा, ठीक ना। डॉट डॉट के बाद क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी, पूर्णतः कट जाएगी। तो आपका कितना लिखा है, 27/25। इसको दशमलव में बदलिए, डेसिमल फ्रैक्शन में बदलना, इसको दशमलव भिन्न में बदलिए। ये फ्रैक्शन में तो लिखा ही है, इसको बदलना है दशमलव भिन्न में। 2 अंक बाद, एक बार गया 2 बचा, तो 2 बचा तो 0 लगा, दशमलव लगा तो 20 हुआ, फिर 0 लगेगा तब 200 होगा, ठीक ना। तो आपका कितना हो जाएगा, 1.08। जल्दबाजी में नहीं करना, आसान है, गलत नहीं। 1 अंक पर नहीं, कितने अंक पर, 2 अंक पर, ठीक ना। कंफ्यूजन हो तो देखिए, मान लीजिए आपने 1.8 बना लिया, जिसमें से 25 गुणा कर दीजिए और 27 आ जाना चाहिए। 1.8 में 25 से गुणा कर दीजिए और 27 आना चाहिए, इसका मतलब यही हुआ ना। तो 25 अट्ठे 200, 0 हो गया। 25 से कम 25 और प्लस 20 45, ज़्यादा हो गया ना। आना कितना चाहिए था, 27 आना चाहिए था। तो ये सही है, 1.08। आगे चले, आंसर देंगे, क्या लिखा है, हाँ, तो 2 दशमलव अंक के बाद, 2 दशमलव अंकों के बाद शांत हो जाएगा, ठीक ना। एक होता है शांत, एक होता है अशांत। शांत का मतलब है कि कहीं जाके क्वेश्चन ये भी आता है शांत और अशांत। आपका आता है शांत भिन्न और एक आता है अशांत भिन्न, ठीक ना। अशांत भिन्न का मतलब ऐसा भिन्न जो क्या हो जाए, कभी कटे ना, चलता जाए, ठीक ना। अशांत में भी 2 भिन्न होंगे, शांत में तो एक ही होगा कि लास्ट में पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, जैसे ये वाला भिन्न। और अशांत में 2 प्रकार के भिन्न होंगे, एक ऐसा होगा जो आपका रिकर करेगा और एक होगा जो रिकर नहीं करेगा। जैसे आपने एक भिन्न दिया किसको, 1/3 को, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0.3333 ऐसे चलता जाएगा, ठीक ना। रिकर करेगा, कभी कटेगा नहीं, ठीक ना। तो ये भी अशांत ही है लेकिन रिकर कर रहा है, ठीक ना। और एक होगा इसी अशांत में एक कैटेगरी ये हो गई जो रिकरिंग है और एक हो गई अनरिकरिंग, ठीक ना। जो कि ऐसे मान लीजिए किसी संख्या को आपको भाग करना, जैसे 22/7, तो 22/7 कभी नहीं रिपीट होगा, 22/7, ठीक ना। कितना बनेगा, 3.14523 6 7 8 ऐसे 2 1 ऐसे चल रहा है किसी तरीके से, ठीक ना। तो ये हो जाएगा नॉन रिकरिंग और ये हो जाएगा रिकरिंग, ठीक ना। ये बार वाला जो बनता है, जैसे इसको क्या लिखेंगे, 0.3 पे बार, ये भी अशांत में ही है, ठीक ना। लेकिन ये क्या है, रिकरिंग है और ये है नॉन रिकरिंग, ठीक ना। तो 2 प्रकार के भिन्न होते हैं, एक शांत भिन्न होगा और एक होगा अशांत भिन्न। शांत में एक ही कैटेगरी है, अशांत में 2 है, एक है रिकरिंग एक है नॉन रिकरिंग, ठीक ना। चंदन समझ गए बात को, पूछता है क्वेश्चन इसलिए आपको बता दिए हैं। आगे चले, हो जाएगा ना, चलिए। अगला बताइए, एक अर्धवृत्ताकार अहाते की त्रिज्या 35 मीटर है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्ताकार अहाते की त्रिज्या, तो अर्धवृत्ताकार की परिधि जो होगा कितना होगा, अर्धवृत्ताकार की परिधि या अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा, क्या बोल रहे हैं, परिधि पूछ रहे हैं। पाई आर स्क्वायर का होगा, क्षेत्रफल पे जा रहे हैं, कहाँ है पाई आर होगा, अरे यार भाई मेरे,
पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर हुआ, क्षेत्रफल हो गया पाई आर प्लस 2r, 36r/7, 36r/7। अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा, 36r/7, या आप लिखेंगे पाई आर प्लस 2r। ठीक ना। तो कितना है, त्रिज्या कितनी है 35, तो आपका हो गया 36 गुणे 35/7, 5 हो गया, 36 पंचे 180। ठीक है ना, 180। कंफ्यूज नहीं होना है। अर्धवृत्त की परिधि जो होगा वो क्या होगा, पाई आर प्लस 2r, या इसी को लिखेंगे 36r/7, 36r/7। पाई का मान रख दिया गया इसमें बस, ठीक ना, 36r/7। अर्धवृत्त के बारे में बाकी आप चीजें जानते ही हैं। अर्धवृत्त क्या होगा, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 2, और अर्धवृत्त का परिधि होगा 36r/7। देखिए भाई, ये इसमें थोड़ा सा अर्धवृत्ति में थोड़ा सा, अर्धवृत्त वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हमेशा रहता है, ठीक है ना। देखें, आपका अर्धवृत्त वाले में फिगर बना दें, देखिए अर्धवृत्त है आपका, है ठीक ना, अर्धवृत्त है। इसका आपको क्षेत्रफल सबको पता है, होना चाहिए। क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, वृत्त का आधा। फिर आपका होगा परिधि होगा पाई आर, और आपका होगा परिमाप, आपका क्या होगा परिमाप, जिसको कहेंगे 36r/7। ठीक ना। तो ध्यान दें, इसमें कभी कभार इस परिमाप को भी परिधि ही लिखा रहता है, तो आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, ठीक ना, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। ऑप्शन कैसा दिया है, पाई आर का मान दिया है कि 36r/7, या इसी को कहिए पाई आर प्लस 2r। इसका मान दिया है कि इसका दिया है, वो क्वेश्चन जो बना है उसके ऊपर है, लिखना है वैसे इसको चाहिए परिमाप, इसको क्या लिखना चाहिए परिमाप, लेकिन वो परिधि ही लिखा रहता है अक्सर, मैक्सिमम पहले था क्वेश्चन, और क्लियर करना चाहिए तो लिखना चाहिए परिमाप, ठीक ना। परिधि उसको कहेंगे जो कैसा होगा, सर्कुलर होगा, उसको परिधि कहेंगे। अब इसमें एक लाइन कैसी आ गई, सीधी, ठीक ना, इसको ऐसे बोलना चाहिए परिमाप, परिधि प्लस ये वाली लाइन 2r, यानी कि व्यास, ठीक ना। तो जरूरी नहीं कि परिधि पूछ रहा है तो यही हो सकता पूछ रहा हो, पाई आर भी पूछ सकता है कि जो इसका यही भाग है इतना ही बताइए, ठीक ना। आगे चले। हाँ, अगर रस्सी उस्सी मोड़ कर बनाया है, रस्सी कोई है, रस्सी मोड़ कर क्या बनाया है, अर्धवृत्त बनाया है, तो चाहे परिधि लिखे चाहे परिमाप लिखे, आपको निकालना यही है, ठीक है ना। रस्सी अगर मोड़ कर अर्धवृत्त बनाया गया है तो आपको चाहे परिधि लिखे चाहे परिमाप लिखे, यही लिखना है, ठीक है ना। आगे चले, क्योंकि रस्सी क्या होगा, यहाँ से ऐसे चलेगी, ऐसे आके ऐसे मुड़ेगी। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल 3 + √5 है, 3 + √5 है, 3 + √5 है। हाँ, देखें आपको क्या दिया है, वह द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिसका एक मूल क्या है 3 + √5 है। एक मूल है आपका 3 + √5, अगला मूल आपका हो जाएगा 3 - √5। संयुग्म में से अगर आपके मूल जो हैं वो किस में चल रहे हैं, रूट में चल रहे हैं, तो एक मूल अगर आपको दे दिया तो दूसरा मूल आप निकाल सकते हैं। कैसे,
बीच में माइनस लगा देंगे, ठीक ना। जो रूट वाली वैल्यू उसके पहले क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो एक मूल हो गया 3 प्लस रूट 5, अगला मूल हो जाएगा 3 माइनस रूट 5। जो आपकी अपरिमेय संख्याएं, जो जिस ऐसे समीकरण जिसका मूल अपरिमेय संख्याएं बन रहा है, तो इसका एक मूल जो होगा उसका संयुग्मी क्या होगा, दूसरा मूल होगा। तो हम यहाँ से क्या निकाल लें, मूलों का योग। मूलों का योग, मूलों का योग क्या हो जाएगा 6। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल तो क्या होगा, यहाँ तो आपका बनेगा 3 प्लस रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5 बना था। यहाँ होगा 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5, यानी कि a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 माइनस 5 4, ठीक ना। तो समीकरण लिखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स, मूलों का योग इंटू एक्स, और प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ठीक है ना। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस कितना था मूलों का योग 6x, मूलों का गुणनफल 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है ना। अगला बताइए, y का x% बराबर है डॉट डॉट के y% के, x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। देखिए y का x% बराबर है, y का x% बराबर है m का y%। तो दोनों तरफ प्रतिशत है, कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। आगे चलें, ठीक है ना, x हो जाएगा। कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, कैसे, अरे इधर भी तो प्रतिशत था, इस प्रतिशत से ये बटे 100 वाला, ये वाला, ये बटे 100 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो m बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। हमें m पूछ रहा था। आगे चलें नेक्स्ट पर। हाँ तो यक्स तो बोल रहे हैं, यक्स ही तो लिखे हैं। आगे चलें, 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसे 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो कितना है, 600 मीटर लंबी है, लंबाई कितना है ट्रेन का 600 मीटर, और पुल की लंबाई कितना है 200 मीटर। तो टोटल कितना चलना पड़ेगा उसे, उसे चलना पड़ेगा 800 मीटर। कितना मीटर, 800 मीटर। ये आपका हो गया दूरी, और इसकी चाल क्या दे रखा है, चाल कितना दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए, मीटर प्रति सेकंड में। किससे कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से, ठीक ना। 18 चौक 72, तो कितना हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। इसलिए समय क्या लगेगा, समय आपका हो जाएगा 800/20, कितना हुआ 40 सेकंड, ठीक ना, 40 सेकंड। तो आज इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन इसमें आया हुआ था। तो ये सेट आपका कंप्लीट हुआ, आगे कराया जाएगा कल। धन्यवाद।